हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बैक बेंचर्स, होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। ओके, सो हमने देखा कि हमने अपनी जो सीरीज स्टार्ट किया काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है, आप सबका सपोर्ट मिल रहा है। आई होप कि आप सब देख रहे होंगे अगर वीडियो, तो अपना टाइम निकाल के तो कुछ ना कुछ जरूर सीखें इस वीडियो से। ओके, सो पिछली वीडियो में हमने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा और वो वीडियो काफ़ी लंबी हुई थी, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा टाइम नहीं, मैंने सोचा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये है उस वीडियो का पार्ट सेकंड। आई होप कि आपको पार्ट फर्स्ट अगर समझ आया होगा, अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल कन्वेंशन। ओके, एंड नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कन्वेंशंस। इंटरनेशनल कन्वेंशंस वो होती हैं कि जब बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अपने साथ बॉन्ड बना लेती हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग बना लेती है कि कहीं ना कहीं हमको इन्वायरमेंट के रिलेटेड या फिर जरूरी इन्वायरमेंट कोई भी जब इशू जो है वो वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पर देखा कि पहले से पहुंच चुका है। सो कुछ कंट्रीज जो है यूनाइट होकर एक ग्रुप बना लेती है, एक पर्टिकुलर पार्टी बना लेती है, जिससे वो रिलेटेड, जिससे मतलब लेट अभी इन्वायरमेंट की बात हो रही, तो इन्वायरमेंट जैसे कोई इतनी सारी कंट्री जो है इकट्ठा हुई बॉन्ड में उन्होंने और इन्वायरमेंट के रिलेटेड वो भी कुछ पॉलिसी निकालती है, कुछ एक्ट निकालती है, जिसको वो सारी कंट्री जो है फॉलो करती हैं। दैट्स वाई इससे होता है कि कंट्रीज की भी सबसे फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग में जाती है, और वो कंट्रीज उस मीटिंग जो यहाँ पर मीटिंग हुई है, जो सबके पॉलिसी निकली उनको फॉलो करके कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट को बचाने में एक मदद करती है। वैसे अब एक कंट्री ही करेगी तो इतना ज़्यादा काम नहीं चलेगा, बट सब जब सारी इतनी कंट्री मिक्स होकर एक सोच बनाएगी अपने इन्वायरमेंट के अच्छे बन के, तो दैट्स वाई उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेंगे। ओके, नेशनल कन्वेंशन में हमको इतना ज़्यादा डीप जाके जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन इंटरनेशनल कन्वेंशन, ऐसा बिल्कुल पूछेगा, बट द थिंग इज यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पूछेगा कि कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन कब हुई थी और उसमें क्या बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपने यहाँ पे भी पढ़ना है। ओके, यूनाइटेड नेशंस हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन। तो मैं आपको इधर से इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ओके, सो यूनाइटेड नेशंस आपको पता ही होगा आज के टाइम पे कितने 197 थी शायद, और अब ये इस टाइम का मुझे पता नहीं, आप मुझे कमेंट में बताओ कि इस टाइम यूनाइटेड नेशन में कितनी कंट्रीज हैं। ओके, सो जब भी कोई पॉलिसी निकलती है, जो भी यूनाइटेड नेशंस के जितनी भी कंट्रीज जो है वो मेंबर हैं। ओके, सो जब भी कोई पॉलिसी निकलती है, जब भी कोई निकलता है, तो यूनाइटेड नेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है उन सब पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस मतलब इन सभी कंपनीज का एक ग्रुप है, मतलब जो कि ऑब्वियसली जो पॉलिसीज और एक्ट्स वगैरह निकालता रहता है टाइम टू टाइम, जिसका मेन काम क्या है कि इस्टेब्लिश पीस है इंडिया वर्ल्ड में। ठीक है, जब हम देखते हैं कि सबसे पहले जब 1945 में बना था, जबकि वर्ल्ड वार जब 2 हुई थी, उससे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ था वर्ल्ड लेवल को। तब उसके बाद यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई थी, ताकि आगे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ घटना ना हो, इसलिए यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन इसलिए हुई थी, इतनी सारी कंट्रीज को करने। उसके बाद बहुत सारी एक्ट्स, बहुत सारी पॉलिसीज भी निकलती कि तो जिसको फॉलो कर दिया गया कंट्रीज को वैसे। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी सारी कंट्रीज हैं उनको इकट्ठा करना और एक पर्टिकुलर जो एक डिसीजन निकालना, और वही एक डिसीजन वो सारी कंट्रीज को फॉलो करेंगी। बट ये कहीं ना कहीं बॉन्ड रही है कि वो कंट्री करेंगी ही करेंगी, कहीं ना कहीं अपने जो डेवलप, जो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नेशन है, जैसे अमेरिका की बात कर लो या रशिया की बात कर लो, तो वो नहीं करते हैं मैक्सिमम टाइम। ओके, तो चलो वो ज़्यादा अलग बात होगी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1972 पॉपुलरली नोन एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस टू एड्रेस द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एट इंटरनेशनल लेवल। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करें तो हम देखते हैं हर चीज़ फर्स्ट लेवल पर पूछती है कि पहला क्या था, विच इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट इज द दिस फर्स्ट चीज़ के बारे में सबसे पहले पूछा जाता है कि जो आज के टाइम में तो चल करंटली जो है वो ट्रेंडिंग में है, जो न्यूज़ में, लेकिन जो अगर आप देखते हो पहले कौन सी ऐसी चीज़ थी। ठीक है, सो यहाँ पर भी वही कुछ पूछा, इन्वायरमेंट के रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा कौन सा स्टेप उठाया गया था। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट जो ये पॉलिसी, ये प्रोग्राम चलाया गया था कब, 1972 में। ठीक है, कहाँ पर, स्टॉकहोम में चलाया गया था, जिसको पॉपुलरली स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में थी, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, ये बात आपने याद रखनी थी। ये जो फर्स्ट स्टेप था, ये जो था फर्स्ट स्टेप था यूनाइटेड नेशन द्वारा चलाया गया, किसके रिलेटेड, जो इन्वायरमेंट की जो डिग्रेडेशन हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो रिसोर्सेज हम ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा ये फर्स्ट स्टेप था। ओके, इसी की वजह से मतलब दिस आल्सो गिव बर्थ टू द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इसी घटना ने जो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसको जन्म दिया। ओके, सो मतलब इसके बाद आप देख सकते हो कि इस इंटरनेशनल कन्वेंशन के बाद जब यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये बन गया, उसके बाद देख सकते हो आपकी ये सारे इतने सारे जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए, ये सारे हो गए, फ्लोरा एंड कन्वेंशन, प्रोटेक्शन ऑफ मैरीन वाटर, लैंड बेस्ड सोर्सेज, ये कन्वेंशन, उसके बाद रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पोल्यूशन कन्वेंशन हो गया, उसके बाद कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ओजोन लेयर हो गया। मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने कन्वेंशन निकालना स्टार्ट कर दिया, मतलब कन्वेंशन इस तरह से एक्ट्स निकालना स्टार्ट हो गया। ओके, इसके रिलेटेड पॉलिसीज प्रोग्राम निकालना स्टार्ट हो गया। उससे फायदा क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि यूनाइटेड नेशन मतलब बहुत सारी कंट्री जब इकट्ठा होकर एक डिसीजन लेती हैं, और वो डिसीजन मतलब वो जो पॉलिसी है या वो प्रोग्राम है, वो उन सभी कंट्रीज में जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, उस सभी कंट्रीज में अप्लाई होगा, उन सभी को फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स उससे क्या होगा कि मतलब हमारे इन्वायरमेंट के लिए फायदा। अब देखो, एक कंट्री है वो पोल्यूशन एमिट कर रही है, लेट करते हैं 10 नंबर का सबसे बड़ा जो है, अगर कोई कंट्री है जो उस कंट्री का जो पोल्यूशन लेवल है वो 10 है। ठीक है, एग्जांपल के देते हैं, वो 10 लिखते हैं कि मोस्ट डेंजरस है। ठीक है, सो अगर वो कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर या फिर वो कंट्री की गवर्नमेंट वो बोलेगी कि हम कंट्रोल करेंगे इसको, और वो कंट्री 7 पहुंचा देती है अपना। ठीक है, बट जो और कंट्रीज है वो भी तो वही प्रोड्यूस करेंगे, वो भी आयरन प्रिपेयर करेंगे, और दूसरी कंट्रीज में भी तो फैक्ट्रीज लगेंगे, वो भी हम देखेंगे इंडस्ट्री ज़्यादा बैकबोन ऑफ कंट्री। बट उसके बाद ये वाली कंट्री लेट कर लो, इसने अपना 7 पे पहुंचा दिया और कहीं ना कहीं अब कंट्रोल कर दिया। बट जो दूसरी कंट्रीज हैं वो अभी भी कंटिन्यूसली उनका भी कहीं ना कहीं 9 है, 8 है, 10 है। ठीक है, सो फायदा कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि
आपके अकेले से कुछ नहीं होगा। हमें देखते हैं कि अकेले इंसान के बदलने से दुनिया नहीं बदलती है, देश नहीं बदलता, उसके लिए सबकी सोच बदलनी पड़ती है। दैट्स व्हाई हम एजुकेशन को ऑब्वियसली इतना प्रमोट करते हैं, राइट। सो यूनाइटेड नेशन क्या करता है कि यूनाइटेड नेशन जो अगर ये सारी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स होंगी, सो यूनाइटेड नेशन पे बॉन्ड लगाता है, एक्ट निकालता है, जिसके तहत इन सभी कंट्रीज को अपनी जो है मेजरमेंट करनी पड़ेगी इंडस्ट्रीज, और इन सभी की जो पोल्यूशन वो कंट्रोल करना पड़ेगा। दैट इज वाई वो 5 तक ले आएगा। कौन करेगा? यूनाइटेड नेशन करेगा। क्यों क्यों करेगा? क्योंकि वो सभी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन की बात क्यों बनेगी? क्योंकि वो सभी जो है यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, दैट्स वाई यूनाइटेड नेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ओके, इट वॉज अगेन इन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। आप देखो यूनाइटेड नेशन यूएनईपी जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम अब किस में बदल गया? यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, नोन एज अर्थ समिट। बाद में इसको एनवायरमेंट काउंसिल जो हमने देखा, जो फर्स्ट था उसको बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन बोला गया, ठीक है। बट जो सेकंड नंबर पे था, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको जब एनवायरमेंट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट में बदला गया, उसको आल्सो अर्थ समिट भी बोलते हैं, ठीक है। अर्थ समिट ऑब्वियसली क्योंकि एनवायरमेंट के रिलेटेड है, तो अर्थ समिट भी अच्छा नाम रखा गया। ओके, जो कि कब कहाँ पर बोलता है? रेड जेनेरियो में हुआ था 1992 में। ओके, इसमें कि मैंने ग्लोबल इन्वायरमेंट रिलेटेड इशूज़ के उठाए गए थे, मतलब ग्लोबल लेवल पे क्या इन्वायरमेंट के क्या इशूज़ हैं। कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओके, कहीं पे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, कहीं पे ज़्यादा जो है डेजर्ट एरिया है, ऐसा क्यों है, हमको क्या करना चाहिए, उसके रिलेटेड पॉलिसीज, हमको अपना पॉल्यूशन कितना कंट्रोल करना है, पेड़ लगाने हैं, ग्रीनरी बढ़ानी है, दैट एंड वगैरह वगैरह। ओके, उसी के साथ आपको सिर्फ एजेंडा 21 भी याद रखना है, नॉर्मली इसे पढ़ाया गया। ओके, अगर आप बात करो एनसीईआरटी तो वहाँ पर दिया गया कि मतलब नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड था। ओके, ओके, सो मैंने जैसे कन्वेंशन बताया, तो बहुत सारे जो इशूज़ है, बहुत सारे जो कन्वेंशन है वो इंप्लीमेंट किए गए यूनाइटेड नेशन द्वारा। किसके रिलेटेड? इन्वायरमेंट यूनाइटेड नेशन द्वारा। किसके रिलेटेड? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन फॉरेस्ट, यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन वाइल्ड लाइफ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो ये सारे कन्वेंशन जो है, और भी बहुत सारे जो कन्वेंशन यहाँ पर ऊपर बताया गया था, बट मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ओके, बट द थिंग इज, अब उनकी इन्फोर्समेंट कैसी हो? यूनाइटेड नेशंस में ने भी बोल दिया कि आप ये कर दो, बट जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो कुछ पावरफुल कंट्रीज हैं, वो कुछ कन्वेंशंस जो, कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज जो हैं, कुछ प्रोग्राम्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो इंप्लीमेंट किए जाते हैं, वो उनको नहीं मानते हैं। ओके, इसको देखते हैं कि उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है ऑन द इंटरनेशनल लेवल पे। Problem and its prospects. You may aware that despite so many legislative measures of the state of the environment of India, countries to be gloomy. The rivers and lakes continue to be polluted with sewage and industrial waste. Bioresources continue to disappear. The air quality in some major cities at alarming stages. According to World Health Organization, at present, capital city of India, New Delhi, is one of the most polluted cities in the world. These situations force us to know the answer to the following question: where the problem? Where are the problems? What be done to reverse the process and restore the balance of state environment? Let us identify some enforcement at the national level. तो अभी हम फर्स्ट नेशनल लेजिस्लेशन के दो बेसिस पे पढ़ते हैं, मतलब राष्ट्रीय लेवल के इंडिया के लेवल पे पढ़ते हैं कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करते हैं, रूल्स को इंप्लीमेंट करते हैं। अभी हम देख सकते हैं जो इंडिया की गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं इंडिया जो है आज के टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज में भी टॉप पे आता है, और मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप की तरफ बढ़ रहा है। बट हम देख सकते हैं कि इंडिया की जो सरकार है वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ओवरऑल की वर्ल्ड लेवल पर बात करो तो इंडिया बहुत ज़्यादा अगेन टॉप कंट्रीज में आता है ना। फिर भी क्या प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, फिर भी क्या ऐसी मुसीबत, क्या ऐसा प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से जो इंडिया है वो कंटिन्यूसली इंडिया में जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि जो इंडिया की कैपिटल सिटी है कौन सी है? दिल्ली, न्यू दिल्ली, और वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट पोल्यूटेड सिटी, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पोल्यूटेड, ठीक है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन एमिट होता है वो है वर्ल्ड सबसे लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या है वो है न्यू दिल्ली। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बताया गया है, ठीक है ये। सो हम देखेंगे इस आगे में कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जिसकी वजह से ये कंडीशन अभी भी हो रही है इंडिया में। ओके, after an analysis of enactments and provisions at the national level, it is to be noticed that the nature of most of existing environmental legislation are essentially punitive and not preventive. ठीक है, only once the chemical or substances are discharged into water, in the air, water or soil does act apply. The prevention measure have hardly ever evoked or worked, and the concerned agency have moved into action only after the harm has been done. अच्छा, तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो ये है कि उसको ऑन द स्पॉट पे कुछ नहीं पता लगता है। यस, हम देख सकते हैं कि इंडिया ने कितने स्ट्रगल करके, जैसे बात करें जब 90s के तो फ्रीडम ली है, ठीक है, उस टाइम के। बट आज के टाइम पे जब तक ये माना गया कि जब तक आप उस इफेक्ट्स को या फिर जो आपकी प्रॉब्लम हो रही है जब तक आप उसको सहन ना कर लो, ठीक है, या फिर जब तक वो हो नहीं जाएगा, जब तक कुछ नुकसान हो जाए तब तक समझ नहीं आती ना इंसान को। जब कोई इसके भलाई के लिए बोल रहा है कि ये करो, जब गवर्नमेंट है वो इतनी पॉलिसी निकालती है पोल्यूशन इंसानों के, मतलब पर्सनैलिटी क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक के लिए, राइट, जो गवर्नमेंट इतने सारे प्रोग्राम पॉलिसी निकालती है, बट पब्लिक कहीं ना कहीं फिर भी, अब एक इंसान की तो गलती हो नहीं सकती है, वो भी इंटायर गलती कहीं ना कहीं इसमें आप एजुकेशन की कमी हो सकती है, उनको शायद नहीं पता हो कि हमारे इन्वायरमेंट में कितने सारे जो लोग हैं पराली जलाते हैं, कितने ज़्यादा पोल्यूशन इमिट करते हैं, कितने सारे और भी जो CO2 इमिट करते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड होता है। बट वो तब तक नहीं उनको पता था, लेकिन जब कहीं ना कहीं पोल्यूशन हो गया पूरी सिटी में, हर जगह पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, आपको साफ हवा नहीं मिलती है, तब सभी लोग जो है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं उनको पास कुछ मिली है। उन्होंने गवर्नमेंट ने अपना काम किया जब उन्होंने बताना था, लेकिन जब पब्लिक ने नहीं माना तो उसमें फिर क्या कर सकते हैं, राइट। सो जब तक वो हार्म नहीं हो पूरी तरह से, जब तक उन पर इफेक्ट ना पड़ जाए तो तब तक मतलब उनको कोई समझ नहीं आती है। ओके,
तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रिवेंशंस लगाए गए हैं, जो भी प्रिवेंशंस जो बताए गए हैं पब्लिक के लिए, वो मतलब बड़ी मुश्किल से कहीं 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 ही इम्प्लीमेंट हो। जैसे हम देखते हैं ना कि कभी कभी किसी स्कूल में कोई बड़ा अफसर आ रहा है, डीसी वगैरह का इंस्पेक्शन, तो उस दिन उस स्कूल में सफाई होती है और उस दिन मतलब बड़ी ज़्यादा मुश्किल आती है बच्चों को भी सफाई करने में, बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि इतने साल से महीने महीने से की होती नहीं है, बट एक दिन में ऐसा नहीं आप उस दिन पूरा ही कर दो, और एक दिन में करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हर दिन उसी तरह से करनी चाहिए सफाई, उसी तरह से इंप्लीमेंटेशन करना जैसे जैसे आप दिन उस दिन करते हो, जिस दिन आपके स्कूल में किसी बड़े अफसर की इंस्पेक्शन होती है, राइट। सो ये बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। ओके, more problem in implementation of environmental legislation is overlapping powers and authority involved in the supervising the safety mechanism and devices of the companies, and in granting or refusing no objective certification NOC. Thus, though the water and air pollution boards may refuse to grant NOC, the municipality may grant a license to an industrial unit based on which it may start a manufacturing activity. अच्छा, सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम पावर्स की बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में। आप इसमें कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट को लिटिल बिट करप्शन कर सकते हो, बट डायरेक्टली यही नहीं हम बोल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमको करप्शन देखने को मिलता है कि कोई अगर एनओसी का, आपको पता है मतलब एनओसी सर्टिफाइड मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है ऑन द एक पर्टिकुलर एक्ट के रिलेटेड, एक पर्टिकुलर रूल के रिलेटेड एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। वो मिनिस्ट्री है वो उस एक्ट के रिलेटेड एक एनओसी देती है। ओके, जैसे आप बात करें पोल्यूशन कंट्रोल की बात कर लो, तो कहीं इंडस्ट्री कहीं फैक्ट्री लगा रही है, ऐसा नहीं कि उसने वो वहाँ पर गई तो उसने सीधा फैक्ट्री लगा ली, नहीं, उसको वहाँ पर की जो पर्टिकुलर स्टेट है या फिर वहाँ जहाँ पर वो यूनिट लगा रहा है अपना, उसको वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से जाके एनओसी, मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि मतलब हम आप यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, आपको हमको इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, नहीं तो कभी भी गवर्नमेंट का अगर वहाँ से पड़ा तो उस इंडस्ट्री या फैक्ट्री बैन हो सकती है, ठीक है। सो ये पर प्रॉब्लम है क्योंकि बड़ी ज़्यादा कहीं डेवलपिंग प्रोजेक्ट लग रहे हैं तो एनओसी नहीं मिलता है, कुछ क्योंकि कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटी कुछ लोगों पर ऐसे होते हैं कि जो कि एनओसी नहीं देते हैं, ठीक है। करप्शन बड़ा देखने मिलता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर कोई भी एक्ट इंप्लीमेंट करने की। ओके, तो कहीं कहीं पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होते हैं या हार्मफुल होते हैं हमारे हमारे इन्वायरमेंट के लिए, लेकिन वो लोग पैसा खिला के दे देते हैं, ठीक है। A common feature with the environmental legislation in India is that they exclude pupils' participation in their implementation. Obviously, अब ये the enterprises which makes profit at the expense of the environment are always well represented in their interest and well protected by it, not those of common person who suffer consequences and pollution of the and degradation. अच्छा, so यहाँ पर हम बात करते हैं साइमन कमीशन 1927 जिसकी आप बात किया, हिस्ट्री से हम एग्जांपल्स की मदद से आपको ये पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ी कॉमन फीचर ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट ये कोई पॉलिसी ला रही है या फिर जब भी कोई इंडस्ट्री है, फिर जब भी कोई वो ला रहा है, वो किसी पर्टिकुलर जगह के लिए रूल ला रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर जगह का काम रहा है, उस टाइम का जो वहाँ के पर्टिकुलर इंसान है उनकी उसमें पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलती है, उसमें उनकी पार्टिसिपेशन को वो इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, मतलब वहाँ को उनको जो पब्लिक है कॉमन पब्लिक उसको दूर रखते हैं। अब आप बताओ, एक पर्टिकुलर जगह के लिए आप रूल बना रहे हो, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आप रूल बना रहे हो, और उस कम्युनिटी के मेंबर से ही आप नहीं पूछोगे तो मतलब ऐसा लगेगा कि आप उनको कहीं ना कहीं दबा रहे हो। क्यों? क्योंकि जिनके लिए आप रूल बना रहे हो उनको कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है। साइमन कमीशन में भी यही हुआ था कि मतलब उसमें जो है बाहर जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने अपने मेंबर भेजे थे कि आप जाके इंडिया में काम करके देख के आओ कि क्या चल रहा है, क्या मिनिस्ट्री चल रही है, बट उस मिनिस्ट्री का काम था कि इंडिया में क्या गवर्नमेंट लेवल पर काम कर रहा है, क्या करप्शन हो रहा है, और वही इसकी रिपोर्ट बना के देनी। इसलिए इंडियंस के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने उनके खिलाफ रैली निकाली थी कि आप हमारे लिए रूल इंप्लीमेंट करने आ रहे हो, आप हमारी पॉलिसी को चेक करने आ रहे हो जो हम पे इंप्लीमेंट हो रही है आज हमारे जो लोकल लेवल पे, बट आप हमसे ही नहीं पूछ रहे हो। हमारा भी तो कोई मेंबर होना चाहिए कम्युनिटी में इस कॉन्फ्रेंस में, ताकि हम भी अपना रिप्रेजेंटेशन कर पाए, हम भी बता पाए कि हम पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। दैट्स वाई ओके, कॉमन पीपल को नहीं पूछा जाता, कॉमन पीपल की पार्टिसिपेशन बड़ी कम ली जाती है। ओके, ये हमें प्रॉब्लम पड़ रही है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इंडिया में इन सारे जो प्रोवेंशन हैं, कन्वेंशन हैं या फिर एक्ट्स हैं इंडिया में जब हम इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। समटाइम इन्फोर्समेंट ऑफ लेजिस्लेशन इज डिफिकल्ट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स। ऑब्वियसली हम देखते हैं कि इंडिया में जो है कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ओके, और शॉर्टेज फंड इसलिए आते हैं क्योंकि करप्शन वाली बात हो रही है, यहाँ पर लोग टैक्स नहीं भरते हैं, ओके, या फिर कहीं ना कहीं बीच में करप्शन होता है, जो पैसा आया होता है। हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा जब रूरल लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो उधर के लेवल के लोग होते हैं इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं होते हैं, तो उनके ऊपर वाले जो लोग हैं वो टैक्स खा लेते हैं, जो भी फंड आया होता है वो खा लेते हैं और नीचे कोई उनको पूछने वाला होता नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं हर्डल है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन। ओके ओके, सो हमने देखा कि हमने प्रॉब्लम्स भी पढ़ ली हैं रिलेटेड कि इंडिया में जब हम कोई एक्ट लाते हैं इन्वायरमेंट के रिलेटेड या फिर जब भी कोई किसी चीज़ के रिलेटेड एक्ट्स लाते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ओके, at last is the public opposition also make the implementation of environmental legislation difficult, as we have seen difficult implementation of the Supreme Court ruling regarding the mandatory use of CNG for the public transportation vehicle in the Delhi government has taken a lot of time in the implementation of order। अच्छा, सो कभी कहीं जो पब्लिक है उसका भी बड़ा ज़्यादा रोल बन जाता है कि जो भी कोई पॉलिसी या फिर जो भी कोई एक्ट है वो इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन उसमें पब्लिक बड़ा ज़्यादा इंटरफेयर करती है। आप कोई गवर्नमेंट द्वारा एक पॉलिसी लाई जा रही है या फिर कोई एक्ट लाया जा रहा है, ठीक है। जैसे हम बात एग्जाम्पल के लिए सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, जो जिसने सुप्रीम कोर्ट में बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें बताया था कि आपको पब्लिक व्हीकल में जब हम बात कर रहे हैं कि उसमें CNG यूज़ करना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल है उससे जो इन्वायरमेंट लेवल पे पोल्यूशन फैल रहा है, वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है, इसलिए आपको CNG यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पोल्यूशन पेट्रोल एंड डीजल। ओके, बट जो कि दिल्ली की गवर्नमेंट है उसने इसको बात को बिल्कुल नहीं माना, नकार दिया और बड़ा ज़्यादा टाइम लगाया इस बात को इंप्लीमेंट करने में कि आपको उस जगह पे CNG यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वगैरह। ओके,
सो यस, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पब्लिक है वो भी कहीं ना कहीं पोजिशन क्रिएट करती है, पब्लिक है जो वो भी कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट करती है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन या एक्ट की बात कर रहे हो। ओके, अच्छा, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द मॉनिटरिंग एंड री इन्फो सॉरी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर इन मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट। अच्छा, सो जैसे हम बात कर ले यहाँ पर गवर्नमेंट की एक एग्जांपल के बात पर मैं आपको बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, राइट। सो लेजिस्लेचर का काम होता है कि कोई एक्ट्स लाना, गवर्नमेंट के रिलेटेड पॉलिसीज लाना है, ओके। उसको अब जो एक्ट्स तो ला दिए गए, पार्लियामेंट ने बोला चलो अप्लाई कर दो। अब ये एक्ट क्या अच्छी तरीके से अप्लाई हो रहा है या नहीं, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं नहीं, जैसे कोई आप पब्लिक डिसअपेयर कर रहे हो या फिर किसी को हरास कर रहे हो, फिर वो करना वो क्राइम है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोल दिया इसको क्राइम है। अब इसको इंप्लीमेंट करना किसका काम है, इसको इंप्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है कि क्या ये अप्लाई हो रहा है कि कोई किसी को तंग कर हरास करो या क्राइम है तो आप इसको जेल में डालो या उसके खिलाफ एक्शन लो। ये एग्जीक्यूट करना, ये अप्लाई करना है एग्जीक्यूटिव का काम। और जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी इन दोनों से अलग है, ठीक है, अलग है गवर्नमेंट का एक पार्ट, बट इंडिपेंडेंट अलग है। अब जुडिशरी का काम क्या है कि जो गवर्नमेंट ने जो लेजिस्लेशन ने रूल बनाया है, लॉ बनाया है, और जो एग्जीक्यूटिव ने उसको इंप्लीमेंट किया है, क्या ये लॉ सही है, क्या ये लॉ जो बनाया गया, हमने पहले ही पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आप टाइम के दौरान जैसे जैसे टाइम बीतेगा, यस आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हो, बट उसके जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक्स हैं, उसको नहीं छोड़ सकते हो। फिर गवर्नमेंट ये तय करेगी, जो सॉरी जुडिशरी ये तय करेगी क्या जो गवर्नमेंट ने जो लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव ने जो रूल्स लाए, पॉलिसी लाई है, क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक्स रूल्स बेसिक फंडामेंटल्स को चेंज नहीं कर रही है, या फिर वो ये देखेगी जिस पे आरोप लगा है, जिसके इंसान पे आरोप लगा है, क्या वो निर्दोष है या उस पर जो आरोप लगा है क्या वो सही है या गलत है। मैं एग्जाम्पल के दौरान आपको ये बता रहा था कि ये गवर्नमेंट के 3 पार्ट ये काम करते हैं। अब यहाँ पर ये बताया कि उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन, कुछ ऐसी एजेंसीज, कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज लाई जो कि ये देखेगी, ये नजर रखेगी कि क्या जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो गवर्नमेंट है वो इतने ज़्यादा रूल्स ला रही हैं, क्या वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं है। उनको 24 आवर्स उनको हमेशा मॉनिटर करेगी और उनको इन्फोर्समेंट मतलब उनको अप्लाई करने की हमेशा कोशिश करेगी, प्रक्रिया करेगी। ओके, सो यहाँ पर ये पढ़ने वाले हम The Government of India recognizing the severity of environment problems. In 1972, established a National Committee on Environmental Planning and Coordination, NCEPC. ठीक है, NCEPC, नेशनल कमेटी ऑन इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये कमेटी जो है ये कब बनाई गई थी, 1972 में गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, टू एडवाइस गवर्नमेंट एंड इन्फॉर्मेट प्रॉब्लम एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन द इम्प्रूवमेंट। अच्छा, कि इसका काम क्या था कि जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी पॉलिसी निकल रही है या फिर आपने में कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन करनी है, ओके, ओवरऑल की गवर्नमेंट, और उसका मतलब डेटा जो है वो गवर्नमेंट को देना है, सरकार को देना है कि यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर ये काम हो रहा है, यहाँ पर का जो इन्वायरमेंट की कंडीशन यहाँ पर मतलब अलग अलग के इन्वायरमेंट की कंडीशन की जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, आपको गवर्नमेंट को देनी है। ओके, NCEPC वॉज रिप्लेस्ड बाई नेशनल कमेटी ऑन इन्वायरमेंट प्लानिंग। उसके बाद NCEPC को रिप्लेस कर दिया, मतलब उसके बाद इसकी जगह NCEP, ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंट ऑन सॉरी नेशनल कमेटी ऑन इन्वायरमेंट को मतलब डेवलप कर दिया। आप ये बोल सकते, रिप्लेस का मतलब होता है कि उसको हटा देना, उसको हटा देके मतलब उसके बाद ये उसका नाम रखा गया, उसके बाद ये बनाई गई, ठीक है। 1972 में NCEPC बनी थी, उसके बाद उसको हटा के NCEP बन गई थी। ओके, In 1980, the government appointed Tiwari Committee, which recommended formation of Department of Environment for ensuring environmental protection. On the basis, a full-fledged Department of Environment was created with effect from November 1st, 1980, under the charge of Prime Minister. Since January 1985, it was formed a part of newly created Ministry of Environment and Forest. The ministry was renamed as Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay, this is the nodal agency for planning, promotion, coordination and supervising the implementation of various environmental forest programs. ठीक है, सो ये देखो, ये वही बात होगी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तो ये वहीं पे बता रहा है हमको कि किस तरह से जो पहले गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है उसने इन्वायरमेंट के रिलेटेड एक अपनी पॉलिसी निकाली, प्रोग्राम बनाया था, यूनाइटेड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद उसको इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया था, उसके बाद इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके बाद ये बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया था। अच्छा, 1980 में गवर्नमेंट ने तिवारी कमेटी अपॉइंट की थी, जिसका काम है, क्या काम है जिसका, गवर्नमेंट को पूरी तरह से ऑब्वियसली असिस्ट करना, गवर्नमेंट को एडवाइस करना किस पैसे पे कि गवर्नमेंट में जो भी सारे एक्ट्स हैं, जो भी काम है वो पूरी तरह से फुल फ्लैज तरीके से काम हो रहे हैं। ओके, मतलब कहीं ना कहीं जो वेरियस लेवल पे इन्वायरमेंट में या फॉरेस्ट्री है उसकी पूरी तरह कंजर्वेशन को प्रोटेक्शन करना। ओके, हमने ये देखा, ये पहले हमने भी देखा हुआ यूनाइटेड नेशंस में लिखा हुआ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। बाद में ये मतलब जो है इसको इसके अंडर लाया गया। ओके, फिर इसका मेन काम क्या होगा, इसकी मेन एक्टिविटी जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। सो मतलब ये कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, फिर बाद में ये जो इंडिया लेवल पर डेवलप की गई वो इसके अंडर लाई गई ऑब्वियसली, जो क्योंकि इंडिया भी एज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इस मिनिस्ट्री का काम क्या था, ठीक है, कंजर्वेशन सर्वे ऑफ फ्लोरा एंड फाना वाइल्ड लाइफ, कुछ जो फ्लोरा एंड फाना है, ठीक है, इंडिया लेवल पर फ्लोरा एंड फाना आपको पता है कि मतलब जानवर और पेड़, ठीक है, उनकी कंजर्वेशन करना, उनकी मेजरमेंट करना, उनका पूरा डेटा रिकॉर्ड रखना। ओके,
एफॉरेस्टेशन एंड रीजनरेशन ऑफ डिग्रेडेड एरिया। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना और उन एरिया डिग्रेडेड एरिया को रीजनरेट करना, ठीक है। जो भी एरियाज है कहीं ना कहीं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या फिर जो दूसरी एक्टिविटीज़ की वजह से जो प्रभावित हो गए हैं, जहाँ पर मतलब जो लैंड है वो प्रोडक्टिविटी के लायक नहीं रही है, ओके, उसको वापस से रीजनरेट करना है और कहीं ना कहीं उस जगह पर ग्रीनरी लानी है, ओके। उसमें प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ऑब्वियसली कि जो बढ़ती जनसंख्या की वजह से जो भी पॉपुलेशन की वजह से जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ओके, उसको कंट्रोल करना है सबसे फर्स्ट। उसके बाद प्रिवेंट करना मतलब कहीं से खत्म करने की कोशिश करनी है कि बहुत कम से कम हो जाए वो, ओके। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट करना, उसको असेसमेंट करनी है, मतलब उसके डेटा वगैरह रखना कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। डिसमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन इक्वल रीजनरेशन, ऑब्वियसली वही देखो, एक मिनिस्ट्री का गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री बनाएगी, उसका काम क्या होगा ऑब्वियसली कि यही कि इन्वायरमेंट लेवल पे क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या वही हो रही है। सो ये बताना प्रमोशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट रिसर्च एक्सटेंशन एजुकेशन ट्रेनिंग एग्रीमेंट, ऑब्वियसली अवेयर करना लोगों को इसके बारे में कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल कॉपरेशन, इंटरनेशनल जगह पे इन्वायरमेंट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है इन्वायरमेंट के रिलेटेड वो निकालनी है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो भी ये कमेटी है, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करेगी और उसको हमेशा असिस्ट करती रहेगी कि इस जगह की वाली पर्टिकुलर कंडीशंस ये है, ओके। अब मतलब ये मिनिस्ट्री भी जो मैंने बताया कि इसकी भी आगे सब ब्रांच है, क्योंकि ओवरऑल बहुत जो बड़ा एरिया होता है, इसलिए उसके भी आगे जो है मैनी आगे उसके जो है मैनी डिपार्टमेंट्स और बड़े बोर्ड्स हैं, ओके, जिनका काम है कि इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन जो कि है, जैसे कि बोर्ड सर्व के जैसे कि उनकी लेजिस्लेशन करना, जो इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन है, मतलब ठीक है। मतलब इन इन जो मैंने आपको पढ़ाया ऊपर यूएनसीईपी जो मिनिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, उसको आगे स्टेट लेवल पे और आगे ज़्यादा कैटेगराइज कर दिया और ज़्यादा उसको डिपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद उसको बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन, इन्वायरमेंट रूल्स, इन्वायरमेंट एक्ट्स जो आप बोल सकते हो, जैसे कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इंडियन म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड, ये सारी मतलब कैटेगरीज जो है इसके अंदर लाई गई यूएनएसडीपी के, ठीक है। ये सारी जो कैटेगरीज है, ये सारी जो मिनिस्ट्रीज है, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये इसके अंडर काम करने लगे, ओके। उसके बाद आपने ये भी बड़ा सुना होगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन सितंबर 1974 अंडर द प्रोविजन ऑफ वाटर एक्ट 1974, हमने तक पढ़ा था कि वाटर एक्ट 1974 में आया था, ठीक है। तो उस एक्ट के अंडर ही सीपीसीबी की फॉर्मेशन हुई थी, ओके, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। The main objective of CPCB was as spelled out in Water Act in 1975 and Air Act in 1984. Okay. मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसके, टू प्रमोट क्लीननेस इन स्ट्रीम एंड वेल्थ इन डिफरेंट एरियाज एंड स्टेट्स थ्रू प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर एंड प्रिवेंट कंट्रोल और अबेट एयर पोल्यूशन इन द कंट्री। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि पहले जब हमने वाटर एक्ट, उसके बाद हम एयर एक्ट पढ़ा, हमने जब हम देखा कि एयर एक्ट में जब अमेंडमेंट हुई थी उसमें जो वाटर प्लस एयर जो है उसको एक साथ लाया गया था, ठीक है। सो जब सीपीसीबी है जो वैसे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो, उसके बाद उसका मेन जब वाटर और एयर को जब एक साथ लाया गया, ठीक है, फिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ऑब्वियसली वाटर और एयर के रिलेटेड है तो अपना प्रेजेंस माइंड के वैसे हम ये बता सकते हैं कि वैसे क्या होगा कि ये जो वाटर पोल्यूशन उसको प्रिवेंट करना, उसको कंट्रोल करना, ओके, और जो वाटर की कंडीशन है उसको इंप्रूव करना, जो कि विलेज लेवल के गाँव के लेवल स्टेट्स को ये अवेयर करवाना कि आपकी जगह पे जहाँ पे जो वाटर के सोर्सेज है कहीं ना कहीं आप उनको अच्छे से रखें, मतलब उनकी जो क्वालिटी है या इंप्रूवमेंट है वो उस पर ध्यान दें, ओके। उसके बाद जो एयर है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना ऑब्वियसली, ओके। और जो इंडस्ट्रीज है, जो ऑब्वियसली लास्ट में फैक्ट्रीज है, वही बात है कि उनको जो इमिशन कर रही है किसका, गैसेज का जो इमिशन कर रही है जो पोल्यूशन का, ओके, उसको कंट्रोल करना, ओके। CPCB advises the central minister on all matters relating with the prevention and control of air, water pollution and provides technical services of minister and implementation of provisions of environmental protection and 1986. Under this act, effluent and emission standards in the respect of various categories industries have been notified. During 2001, standards of coal mine standards for effluents and textile industries of primary water quality criteria for the bathing water have been finalized and notified in the gas. अच्छा, फिर ओब्वियसली यहाँ पर मैं अब जब आपको यहाँ पर से किसी भी परमिशन मिनिस्ट्री के बारे में किसी भी बारे में अभी बताता हूँ तो ओब्वियसली अपनी हिंदी में मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, तो बाद में जाकर वही आ गया। अभी इस सभी के बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा है, ओके। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि इसका मेन काम क्या है, असिस्ट करना गवर्नमेंट को, क्यों गवर्नमेंट की ब्रांच है। अब मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी चीज़ है ब्रॉड लेवल पर जाकर नहीं कर पाएगी, राइट। तो उसको एक ही चीज़ है जो पूरी कंट्री को नहीं संभाल पाएगी, एक मिनिस्ट्री है पूरी कंट्री को नहीं संभाल पाएगी, इसलिए गवर्नमेंट ने सब ब्रांचेस रखी हुई है, हर एक मिनिस्ट्री की ब्रांच रखी हुई है, ताकि वो रूरल लेवल पे, स्टेट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल से लेकर दिल्ली से लेकर एक गाँव तक जाके वो वहाँ पर काम कर पाए, ठीक है। अब जो मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल से बताया कि जो मोदी साहब है जो है प्राइम मिनिस्टर जो है, अब वो जाके कहीं एक जम्मू कश्मीर या किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी पार्ट डिस्ट्रिक्ट में जाके काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो सेंट्रल लेवल पे वो एक कमेटी बना सकते हैं, वो सेंट्रल पे एक्ट निकाल सकते हैं, रूल निकाल सकते हैं। वो कमेटी स्टेट लेवल पे काम करेगी, वो उस स्टेट लेवल की कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी, उस डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी पंचायत लेवल पे काम करेगी, उस पंचायत लेवल की कमेटी जो है सब ब्रांच जो है वो विलेज लेवल पे काम करेगी, समझ गए। सो ये आपका कमेटी, ये सीपीसीबी का मतलब मेन काम है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना, आप ये करो सब, उसके बाद सब कैटेगरीज लाना, उसके सब ब्रांचेज लाना, और वो जो है लोकल लेवल पे जाके काम करेंगे, ओके। CPCB, in consultation with the state boards, had also identified some critically polluted areas in the country which need special attention for the control pollution action plan have been prepared for the being implementation. अच्छा, CPCB और एक काम कर सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट को लेके या स्टेट बोर्ड्स को लेकर जो है पूरे ओवरऑल एंटायर इंडिया में कुछ एरिया जो है, कुछ जगहें उन पे सर्वे करेगी, मेजरमेंट करेगी कि ये जगह है जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, ओके। CPCB in collaboration with
SPCB से, देखो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, ठीक है। बट SPCB क्या होता है? SPCB होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री थ्रू द नेटवर्क ऑफ 570 मॉनिटरिंग स्टेशन। देखो मैंने आपको बताया था, एक पर्टिकुलर जो सेंट्रल लेवल से लेकर जब एक कम्युनिटी कमेटी बनती है जिसका काम होता है ये अपनी गवर्नमेंट अपनी कंट्री के लिए कुछ काम करना, तो उसको देखो यहाँ से कैटेगरी 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 हो के ब्रांच हो के एक जब गाँव पे लेवल पर पहुंचे तो इतने ज़्यादा एक कमेटी के एक मिनिस्ट्री के इतने ज़्यादा हिस्से हो जाते हैं, ठीक है। सो सीपीसीबी का मेन काम है कि उन एरियाज को लोकेट करना, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलके उन जगहों पे इंस्पेक्शन करना कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पोल्यूशन एमिट हो रहा है उनको कंट्रोल करना, ठीक है। सो जो ओवरऑल कंट्री में इनका कितना नेटवर्क है, 517 मॉनिटरिंग स्टेशन है, ओके। अंडर द नेशनल एम्बेड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम 290 स्टेशन कवरिंग द 90 सिटीज टाउन्स एंड बीइंग मॉनिटर्ड बाय द सीपीसीबी, ठीक है। तो सीपीसीबी की ये वाटर के रिलेटेड कितने हैं, 517 मॉनिटरिंग स्टेशन। और जब एयर की बात करें, एयर कंट्रोल स्टेशन की बात करें, तो जहाँ पर मतलब जो पर्टिकुलर जगह के हर जगह पे जो स्टेट के जो मॉनिटरिंग स्टेशन है एयर के रिलेटेड, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर एरिया के एयर क्वालिटी के मेजर करेंगे और जो एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह या फिर जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज उसको कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स निकलते हैं या फिर जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के पालन करते हैं, वैसे जो गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट में ऑर्डर निकाला है कि आपको यहाँ पर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, तो ये उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। 290 जो स्टेशन है वो सभी इनको जगह को मॉनिटर करते हैं कि जगह की क्या एरिया है और बाद में रिपोर्ट करते हैं सीपीसीबी को कि इस जगह की है, और बाकी बाद में सीपीसीबी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, ठीक है। सो इस तरह से काम करता है गवर्नमेंट का सोर्स इंस्टीट्यूशन। ओके, सो थैंक यू, इतना ही ओवरऑल आज का लेक्चर। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझाया होगा और कुछ ना कुछ अपना नया सीखोगे। तो देख सकते हो कि गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा सतर्क हो चुकी है और वो भी ज़्यादा पॉलिसी निकल रही है, ठीक है। सो ये है टर्मिनल क्वेश्चन, आई होप कि आप इन सबको आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ओके। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, बाय बाय।